Assalamu alaikum everyone and welcome to the very first episode of our exciting podcast series on exams. In this series of episodes, we'll invite guests to share their insights on academics. I'm your host Yahya Ahad at College of Dentistry. And I'm your co-host Asad Ali from Final Year, Khyber College of Dentistry. It's a pleasure to introduce today's guest, Dr. Mahat. He is first position holder in Khyber College of Dentistry and he is also the third position holder in the entire province of Khyber Pakhtunkhwa. But let me tell you one more thing. From my personal experience with him, he has always been a person who is willing to guide his juniors. Yeah, wonderful and decent personality. Assalamu alaikum, Dr. Mahat. Welcome and thank you for joining us on this episode. Wassalam, yeah. Thank you for having me. अच्छा डॉक्टर महद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करें द सब्जेक्ट ऑफ हाउ यू वेंट फ्रॉम बीइंग एन एवरेज स्कोरर टू बीइंग एट द टॉप क्योंकि हमें पता है पर्सनली कि आप हमेशा अबव एवरेज हैं लेकिन हाउ डिड यू गेट टू द टॉप पोजीशन व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स अच्छा yeah Farad, I'm not sure if you can call my marks as average because I was second in third year as well, or first 2 years maybe I was among top 5, you can say. आपने मोटिवेशन की बात की तो यार मोटिवेशन हैज ऑलवेज बीन द फर्स्ट पोजीशन, यू नो. माय आई हैज ऑलवेज बीन ऑन द प्राइज, यू नो, द थ्रोन, द फर्स्ट पोजीशन. यही बंदे के दिमाग में अक्सर होता है कि यार बस वो ये मैंने क्रॉस करना है, ये चीज़ अपने आप को मैं चैलेंज करता हूँ कि यार मैं आगे से आगे जाऊँ. तो फर्स्ट पोजीशन ही था और फर्स्ट 3 years आई हैव बीन अनलकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर में मैंने वो भी टारगेट अपना अचीव कर लिया. तो यही मोटिवेशन थी कि बस यार मैंने अपने आप को पुश करना है आगे तक, और ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह एंड में, फाइनल ईयर में. तो असल में डॉक्टर महद इस तरह होता है कि सबका ज्यादातर स्टूडेंट्स का यही टारगेट होता है कि हम फर्स्ट पोजीशन अटेन करें लेकिन अक्सर ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है उनकी स्टडी अप्रोच में या फिर कुछ और फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं कि वो अचीव नहीं कर पाते. तो आप काइंडली इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि क्या आपकी अपनी अप्रोच क्या थी और किस तरह आपने इसको इतना इंश्योर किया, आपने मेंटेन किया और इतना आपने अचीव किया. बिल्कुल यार, यह सही कहा है कि तुमने कहा कि ऑलमोस्ट हर बंदे की यही होती है सोच के यार वो फर्स्ट पोजीशन ले. इस पे यार मैं ये कहूँगा ना कि मेजॉरिटी जो हमारे कॉलेज में हैं या मेजॉरिटी जितने भी डेंटल स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो उन सबको आई थिंक सो, मेरे ख्याल से पर्सनल ओपिनियन मेरा ये है कि उनको पढ़ाई करने का तरीका ख़ास नहीं आता. आई मीन दे डोंट स्टडी स्मार्ट. ठीक है, स्मार्ट स्टडीज़ बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों को अपने थ्रू आउट अंडर में. यहाँ लोग पूरी किताबें रट लेते हैं, पूरे बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता. तो पॉइंट्स होते हैं, एक स्मार्ट स्टडी और एक आप पेपर के साथ अटेम्प्ट करते हैं. ये दो पॉइंट्स अगर आप इसमें सही हो जाए ना, इसमें अपने आप को एस कर लें, तो फिर आई थिंक सो कि यू कैन टॉप इजीली. बिकॉज मैंने अपनी क्लास के जो बाकी जो टॉपर्स हैं, जो टॉप 10 में हैं या टॉप 20 में जो हैं, उनसे आई थिंक तो बहुत कम पढ़ा है. ठीक है, बहुत कम नहीं लेकिन कम पढ़ा है मैंने उनसे. वो लोग किताबें पूरी हाईलाइटेड होती थी और मैंने स्पेसिफिक चैप्टर्स या ये चीज़ें पढ़ के मैं जाके पेपर दे के आता था. ठीक है, तो आई थिंक सो आपको जो स्पेसिफिक पढ़ना चाहिए और उसी को बार बार पढ़ो जो चीज़ आपने पढ़ी. आप इस तरह नहीं है कि आपने पहले स्टेप्स में आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया, ठीक है, और अब आप आखिरी 3 दिन में आप वो पूरा कोर्स नहीं पढ़ रहे और आप उस 2 चैप्टर पढ़ रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ. स्टार्ट से आप वो 2 चैप्टर पढ़ते ना, उन्हीं 2 या 4 चैप्टर जो आपने पढ़े उन्हीं को लेके जाओ साथ. और पेपर अटेम्प्ट की जो बात है ना, तो पेपर अटेम्प्ट ये होता है कि यार आपको हेडिंग्स देना आनी चाहिए. ठीक है, आपको पॉइंट्स पे बात लिखनी चाहिए. मैंने अपने 4 साल मैंने कभी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा. आई ऑलवेज बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स हो गए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेता था, और जो कोई स्पेसिफिक पॉइंट होते थे उनको मैं मार्कर से अंडरलाइन कर लेता था. प्रेजेंटेशन यार, पेपर प्रेजेंटेशन, ये पहले मुझे लगता था फर्स्ट सेकंड ईयर और मैं लगता था कि यार ये कोई चीज़ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ये सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर प्ले करता है, रोल ना इसका होता है. क्योंकि आप खुद देखो कि 200-300 पेपर होते हैं चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास, और एग्जामिनर ऑलरेडी उसमें थक भी चुका होता है उसमें यार चेक चेक करते हुए. तो जिसका पेपर थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट हुआ होता है, जिसने लाइनें वाइनें लगाई होती हैं साइड्स पे और अच्छा लिखाई की होती है, तो वो बहुत एक फैक्टर प्ले करता है इसमें. ये दो फैक्टर्स जो है ना, जो मैंने अभी डिस्कस किया, आई थिंक सो ये बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करते हैं. तो इसमें ये काफी इंटरेस्टिंग आपने मैं जस्ट शॉर्टली ऐसे बिफोर यू आस्क क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इसमें पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने अटेम्प्ट की बात की कि इसमें हेडिंग्स और पॉइंट्स और हाइलाइट्स की ना,
तो ऐसा होता है कि मैं पर्सनली भी आपको बताऊं, बाज लोग इस तरह होते हैं कि नॉलेज उन्होंने काफी एक्वायर किया हुआ होता है, लेकिन जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है तो उनका काफी इसमें मसला होता है। मेरा पर्सनली ये इशू है। तो आप काइंडली इसमें थोड़ा सा ये बता सकते हैं, मुख्तलिफ बंदों के स्टाइल्स हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा मजीद किस तरह अटेम्प्ट बंदा ठीक कर सकता है? या लेट्स सपोज ओरल पैथोलॉजी है, ठीक है, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें आपके पास कोई सिस्ट की आ गया, ठीक है, चलो यार मुझे ये सिस्ट है, ठीक है, अमीलोजेनेसिस के बारे में तो नहीं, सॉरी, अमीलोब्लास्टोमा जो है उसके बारे में आगे एक सवाल 5 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपने एक हेडिंग देनी होगी अमीलोब्लास्टोमा, ठीक है, ताकि अगर आपसे सवाल में पूछा भी नहीं गया कि अमीलोब्लास्टोमा को डिफाइन करो, आप उसकी डेफिनेशन दो, ठीक है, उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स लिख लो। फिर उसकी हिस्टोपैथ के बारे में बोला गया है जिसके बारे में, उसको लिखो लेकिन पॉइंट्स में। अगर वो फॉर्म में था आपकी बुक में कंटेम्प्रेरी में, लेकिन आप उसको 5 to 6 पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, और एक स्पेस, 2-2 लाइंस का स्पेस देके। ओरल पैथो में ये होता था कि आपको डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम बनाने होते हैं, बल्कि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में जिसमें भी आप डायग्राम्स बना सकते हो बनाओ जिस सवाल में। ये एक अच्छा काइंड ऑफ एक समरी हो जाती है। दूसरा एक चौथा पॉइंट होता है फ्लो शीट्स का, ठीक है, फ्लो चार्ट्स जो बनाते होते हैं, वो अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, उसके स्पेस छोड़ दो। अगर टाइम है तो एंड में उसकी जो आपने सवाल अटेम्प्ट किया उसकी एक समरी बना दो कि आपने इस तरह आपने कर लिया सारा। तो इनको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, मतलब मार्कर से सब करो, हेडिंग्स दो, अंडरलाइन लगा लो, साइड्स पे भी लाइनें लगा लो, तो एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। तो आई थिंक तो ये मैंने बहुत से अपने क्लास फेलोज को भी देखा है जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनमें एक ये खामी थी कि उनके जब मैं स्टेजेस के पेपर देखता था ना, स्टेजेस मतलब ये जो मंथली टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब मैं पेज भरता था उसमें छोटे फॉर्म्स में, और वो 2-2 3-3 पेजेस पैराग्राफ फॉर्म में, वो अभी भी एफएससी और मैट्रिक के दिमाग में रखा हुआ है ना कि जितने पेजेस भरोगे उतने तुम्हें मार्क्स आएंगे। इसमें तुमने अपने पास 4-5 पॉइंट्स लिखो, टू द पॉइंट होनी चाहिए बात, बस इससे तुम्हारा आगे तुम अच्छे हो सकते, मार्क्स में अच्छे मिलेंगे। Okay, so Dr. Mahad, my question is that achieving such an extraordinary result must have required tremendous amount of focus and motivation. How did you maintain your drive during tough times, and did you have any specific source of inspiration that kept you going? Um, I don't know if I had like a specific inspiration or something, but yeah, you have to have some side hobbies like इवन अगर जब मेरे प्रेप्स में 10 दिन भी रहते थे ना, तो मैं जाता था रात के 8 बजे 9 बजे फुटबॉल खेलने जाता था, ठीक है, मैं रात के, मेरी ये काइंड ऑफ वो था, एक स्ट्रेस रिलीफ था, ठीक है, और अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना तो आई कांट स्टे स्ट्रेट, ठीक है, आई कांट स्टे स्ट्रेट फॉर आवर्स, आई हैव टू टेक स्मॉल ब्रेक्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। अब ये मेरे साथ लाइब्रेरी में आके कुछ लोग पढ़ते थे, उनको पता है कि मैं 1 घंटा पढ़ता था, फिर आधा आधा घंटे की मैं ब्रेक लेता था उसमें। सो इस तरह यू हैव स्ट्रेस रिलीफ अपने लिए थोड़ा सा रखो, ठीक है, फुटबॉल अपने लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बंद मत करो यार, ये मैं कहूँगा यार, खुदा को मानो, प्रेप्स में अपने आप को थोड़ा सा चिल रखा करो। ये ओवर बर्डन करना, ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए बंदे को और ख़राब करता है। जितना तुम याद करते हो ना पूरे दिन, तुम और बंदे को भूल ही जाता है जो तुम याद कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फुटबॉल वगैरह हो गया, मेरे पास PS4 है तो मैं उसमें फीफा वगैरह लगा लेता था, तो मैं अपना इससे अपना दिमाग थोड़ा सा वो करता था, रिफ्रेश करता था, सो जाता था इस तरह। तो यू हैव टू काइंड ऑफ इस तरह ना। और बाकी इंस्पिरेशन तो आई डोंट थिंक सो यार इतना खास, वही मोटिवेशन थी कि फर्स्ट पोजीशन लेनी है और उसी लिए बंदा पड़ता है। तो या ओके डॉक्टर मात, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि स्लीप पैटर्न को आप किस तरह मेंटेन रखते हैं? मतलब मैंने देखा है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, वो अपनी स्लीप को इस तरह प्रेप्स के अलावा जो उनकी स्लीप पैटर्न होती है वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो आप अच्छा यार, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी भी अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ किया है प्रेप्स में, अदर देन ये जो 3 डेज होते हैं प्रेप्स की, जो पेपर की जो दरमियान में 3 डेज होते हैं, इसके अलावा मैंने अपनी नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि नींद, स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। अगर आप 8 to 9 आवर्स की स्लीप नहीं ले रहे प्रेप्स में, तो आप जो भी नेक्स्ट डे भी पढ़ रहे हो ना, तो आप एक फ्रेश माइंड के साथ नहीं पढ़ रहे, ठीक है, आप जितना भी चाय आगे पी लो, कॉफ़ी पी लो, आपका और दिमाग सोया हुआ है यार, तो मतलब आप पहले थोड़ा सा उसको रिलैक्स को, 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट, यू नो। सो यू हैव टू अपने लिए खुद कुछ टाइम बना के तुमने सोना होगा। अब देखो लोग अक्सर होते हैं कि 10-11 बजे पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, और फिर भी वो आगे 2-3 घंटे अपने मोबाइल में लगे होते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं। यार अब इसका ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हारे पेपर्स है, तुम्हारी पढ़ाई है, मोबाइल बंद करो, सो जाओ, अपनी नींद पे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दो। तो एटलीस्ट यू नीड टू हैव 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप, एटलीस्ट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, मैं चाहता हूँ अभी डीप डाइव करने से पहले 5 सब्जेक्ट जो हमारे फाइनल ईयर के हैं, मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर महद आप थोड़ा सा
हमें जस्ट ऑफ द फाइनल ईयर इन कंपैरिजन विद द थर्ड ईयर आप थोड़ा सा हमें आउटलाइन दे दें कि उसमें बेसिकली हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह का ये ईयर गुजरेगा हम पे, मतलब काफ़ी स्टडीज ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स 5 हैं, क्लिनिकल रोटेशंस भी हैं, तो इसको किस तरह लें हम और फाइनल ईयर में हमें क्या एक्सपेक्ट। अच्छा यार, फाइनल ईयर ना इट्स वेरी फन, यू नी तुम लोगों को न्यू स्किल्स सीखने को मिलती हैं। सर्जरी में तुम एक्सट्रैक्शंस करते हो, एंडो में तुम फीलिंग्स वगैरह करते हो, प्रोस्टो में तुम कंप्लीटेशन वगैरह बनाते हो। तुम हर वार्ड में तुम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हो, तो तुम बोर नहीं होते कभी फाइनल ईयर में। थर्ड ईयर का ये होता है कि थर्ड ईयर में सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं ना, तो बंदे के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। जनरल मेडिसिन इतना ज़्यादा कोर्स होता है, जनरल सर्जरी का कोर्स ज़्यादा होता है, फिर ऊपर से हमारा ओरल पैथोलॉजी आ जाती है, तो वो भी इतनी टफ होती है कि बंदा कहता है यार मैं क्या पढ़ूँ, तो क्या पढ़ूँ ना, कहाँ से स्टार्ट लूँ। तो ये होता है। लेकिन इनका ये है कि फाइनली अगर तुम जिस वार्ड में जा रहे हो उस वार्ड के साथ को तुम साथ साथ थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहो, लाइक अपने खाली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाओ उस टाइम। तो आई थिंक से कि ये जो 2 to 3 months जो तुम्हें मिलते हैं प्रेप्स में, दैट्स मोर देन इनफ फॉर फाइनल ईयर। अलबत्ता थर्ड ईयर में ये होता था कि थर्ड ईयर में कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा होता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें कोर्स होता था। सो आई थिंक सो फाइनल ईयर इट्स अ बिट ईजियर देन थर्ड ईयर इन माई पर्सनल ओपिनियन। डॉक्टर महाद, इसी में एक क्वेश्चन है कि ये एक इशू होता है कि आप जब वार्ड, फॉर एग्जांपल अब हमारा अभी ऑपरेटिव वार्ड चल रहा है, तो टेक्स्ट बुक हमारे पास बहुत बड़े बड़े होते हैं सब सब्जेक्ट्स के, और वो जो 1.5 मंथ आपको क्लिनिकल वार्ड्स के लिए दिए होते हैं उसमें हम वो सारा नहीं कवर कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स को कि वो जब पेशेंट्स पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स पे, तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो इसको आप किस तरह एड्रेस करते हैं, आपने खुद किस तरह किया इसको? यार अच्छा, पता नहीं तुम लोगों का 1.5 है, हम लोगों के अभी लास्ट ईयर हमारा 2.5 था। तो अब पता नहीं कम हो गया क्या सीन है। लेकिन ये होता है कि यार हमें तो स्टार्ट में फर्स्ट 1 या 2 वीक्स जो था, एंडो में भी हमारी जो मैम है वो हमें प्रॉपर समझाती थी सब कुछ। पहले हमें हैंड ऑन सब कुछ समझाया, फिर उसके बाद जो वो कैविटी में जो कुछ डिज़ाइन वगैरह सब कुछ समझाया। तो हमारी तो बेसिक नॉलेज थोड़ा सा उससे बन गई थी। बाकी पेशेंट जब तुम साथ साथ कर रहे हो ना, तो उस टाइम अपने टीचर्स को बुलाया करो, उनसे हेल्प लिया करो कि सर मैंने ये किया है, इस तरह इसके बाद मैं आगे क्या करूँ। तो उसके उस दौरान भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है टीचर्स से। टीएमओस को बुला लिया करो, जो सीनियर टीएमओस उनको बुला लिया करो, वो तुम्हें काफ़ी डेप्थ में बताते थे। साथ में बुक का मैं ये कहूँगा ना कि मैंने पर्सनली बुक कभी नहीं खोली वार्ड की ड्यूरेशन में, ठीक है। मतलब घर आके भी। लेकिन अगर तुम चाहते हो ना, तो तुम बेसिक खाली जो चैप्टर्स होते हैं ना, जिस तरह कैविटी प्रेप के जो कुछ चैप्टर्स है वो पढ़ सकते हो। साथ में ये डेंटिन बॉन्डिंग वाले चैप्टर्स ये थोड़ा सा पढ़ लो। एंडो में की बात कर रहे हैं, एंडो के लिए ऑपरेटिव, तो इट्स मोर देन इनफ। लेकिन बाकी यही कि अपने खाली बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि यार तुम जो कर रहे हो ना, तुम्हें वो सही तरीके स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो। फाइनली इज ऑल अबाउट स्किल्स, ठीक है ना। तुम्हारी सही नहीं है तो फिर तुमने आगे हाउस जॉब भी करनी है, फिर आगे तुम अपना क्लिनिक भी खोलना है। फोकस मोर ऑन योर स्किल्स, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा। अच्छा, सिंस हम इंडो की बात कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट्स में पहले ही ऑपरेटिव से स्टार्ट हो जाएं, और इंडो में भी उसके साथ आप थोड़ा सा रिकमेंडेड बुक्स, और अगर मस्ट रीड कोई टेक्स्ट बुक्स हैं और अगर कोई रिसोर्सेज हैं, और इस सब्जेक्ट में आपका जो अपना अप्रोच था और जो आपने खुद इसको किस तरह हैंडल किया वो थोड़ा सा बता दें। अच्छा, देखो आई कांट रिकमेंड अ बुक, लेकिन मैं वो बता सकता हूँ जो बुक मैंने खुद पढ़ी है पर्सनली, ठीक है। तो ऑपरेटिव के लिए मैंने आर्ट एंड साइंस पढ़ी थी, ठीक है, द साउथ एशियन वर्जन। उसमें एक और वर्जन आता है इंटरनेशनल वर्जन, वो आपको लाइब्रेरी इशू करती होती है। वो मैं कहूँगा मत पढ़ो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा हम्म। डिटेल्स वगैरह उसमें वो फिर आखिरी 3 दिन में कवर नहीं होती बंदे से। ये हो गई। और एंडोम की जो बुक है वो एक जो हमारे टीचर्स रिकमेंड करते हैं वो है पाथ ऑफ पल्प, लेकिन उसका साइज देख के बंदे को वो आ जाते पसीने आ जाते हैं। तो जयश्री है, ठीक है। जयश्री बुक बहुत बकवास है, फजूल बुक है। लेकिन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है। आई थिंक यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मैम गुलपाना जो हमारे एंडो वार्ड में है, वो एक बुक रिकमेंड करती है, लेकिन अक्सर उसका नाम वो भूल जाती हैं। तो अगर वो उनसे आप लोग जाके पूछ लेना, तो शायद वो आपको बता दें। हमें वो कहती कि मुझे भूल गई है, लेकिन फिर एंड में कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने बता दी थी वो उनके मुताबिक वो बुक थोड़ी सी आसान है। अच्छा, आर्ट एंड साइंस का ये है ना कि मैंने आर्ट एंड साइंस इस तरह पढ़ी थी कि मैंने सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़े थे आर्ट एंड साइंस में। वो मैं इस तरह करूँगा कि तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तुम फिर डिस्प्ले कर देना, ठीक है, वो जो चैप्टर्स वाइज जो भी है ना। और ये होता है कि आर्ट एंड साइंस इज़ अ वेरी मतलब पैराग्राफ फॉर्म में बड़ी बड़ी इसमें बातें लिखी होती है। तो बंदा कहता है कि यार मैं इसमें कैसे पढूँ, कुछ समझ नहीं आती कि। तो देखो पेपर में तुमसे 5 मार्क्स का खाली ज़्यादा से ज़्यादा सवाल होता है ना,
तुम उसके मुताबिक तुमने लिखना होता है। और अब अगर तुम आर्ट एंड साइंस पढ़ना लोगो तो तुम्हारा उसमें 4-5 पेजेस भर सकते हो तुम पेपर के जो वो होता है आंसर शीट में। तो मैं ये कहूँगा कि तुम अपने लिए आर्ट एंड साइंस जब पढ़ रहे हो ना तो या पेन या हाईलाइटर ले लिया करो और अंडरलाइन लाइनों को अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि तुम जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो खाली उन अंडरलाइन लाइनों को पढ़ो। मैंने ये किया था, ठीक है। अब अगर एक पेज में 400-500 लाइन्स हैं तो मैंने उसमें से 40-50 लाइन्स अंडरलाइन कर लेता था और फिर मैं नेक्स्ट दफ़ा जब मैं पढ़ता था तो मैं खाली वही लाइन्स पढ़ता था। उससे मैं अपने लिए करता हूँ कि मैं हेडिंग्स भी उसी पेज पे बना लेता हूँ, ठीक है। स्मॉल हेडिंग्स हो गई और साथ में कोई बहुत स्पेसिफिक पॉइंट हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसको मैं फुल हाईलाइट कर लेता हूँ। तो मेरा ये होता है कि मैं बुक में भी अपने लिए हेडिंग बनाता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो फिर पूरे नोट्स बनाते हैं। अगर तुम उस तरह के बंदे हो तो फिर मैं कहूँगा कि तो सब पहले से स्टार्ट करो ये सब कुछ, ताकि तुम अपने लिए नोट्स पहले से तुमने बनाए हुए। लेकिन अगर यू डोंट नीड नोट्स तो यार बुक पे आराम से थोड़ा सा पेंसिल से हेडिंग्स बना लो, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, एंड दैट्स इनफ। लेकिन ये बात याद रखो कि आर्ट एंड साइंस इज बहुत लंबी बुक है, तो जैसा मैंने कहा ना कि कुछ लाइन अंडरलाइन कर लो जो तुम्हें लगता है कि यार हाँ बस दिस इज इनफ कि मेरे पेपर में आराम से मैं लिख सकता हूँ, ये इतना इनफ है कि मुझे याद रहेगा, बस उतनी ही लाइंस अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। बाकी फजूल बातें जो है ना इधर उधर की जो बातें लिखी होती हैं वो मत करो। ये हो गया। फिर जयश्री जो है ना, जयश्री एंडो की वो बहुत वोलेटाइल बुक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इतना था कि मतलब मेरे पेपर से 2 दिन पहले रहते थे और मैंने एंडो को 9 डेज दिए हुए थे, ठीक है। हमारा फर्स्ट पेपर था एंडो एंड ऑपरेटिव, मैंने 9 डेज दिए थे और लास्ट 2 या 1 डे रहता तो मेरे आंखों में आंसू हो गए। मैंने कहा यार ये तो मैंने सब कुछ याद किया है, 2 दफ़ा रिवाइज किया मैंने, ठीक है, अभी पेपर से पहले, और मुझे एक लफ्ज़ याद था उसमें। सो ये इतना वोलेटाइल सब्जेक्ट है एंडो। तो एंडो अगर तुम if you have time now, I would recommend you just start studying endo from now, right now, in your summer vacations, because it would help you a lot, ठीक है। एंडो एंड अभी ऑर्थो के पास जाएंगे ना तो ऑर्थो के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसी तरह थोड़ा सा वोलेटाइल है। एंडो भी मैंने सीधा जयश्री से किया था, उसमें मेजॉरिटी जो चैप्टर्स थे वो तो करने लाइक 4 और 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो नहीं करने, बाकी करने उसमें। लेकिन एंडो ये है कि वो है ना आरसीटीज वगैरह उसके बारे में अगर तुम्हारा उस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थोड़ा बहुत तुम्हारी हेल्प हो जाती है इसमें भी। तो दैट्स इनफ फॉर ऑपरेटिव यूनिट। अच्छा डॉक्टर महत, मेरा सवाल ये था कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम होना था तो उस वक्त सीनियर हमें ये बताते थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी उनको, क्योंकि पेपर के बाद मैंने बहुत सारे सीनियर से पूछा, उन्होंने कहा कि यार सारा पेपर जो है ना वो बालाजी से कवर हो रहा था और हमने लॉरा मिचेल पढ़ा था, और सर हम टीचर्स हमें बताते थे कि आप लॉरा मिचेल पढ़े, तो वो कन्फ्यूजन ज़रा क्लियर कराते हैं हमें। ठीक है। अच्छा यार असद, बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा है। सीन ऐसा है ना कि देखो देयर आई डोंट नो कोई ग्रज है केएमयू का हमारे कॉलेज का, या हमारे कॉलेज वालों का कोई केएमयू के साथ कोई ग्रज है कि हमारे कॉलेज वाले रिकमेंड अस द बुक लॉरा मिचेल, ठीक है। वो जो स्टेजेस बनाते हैं, जो मंथली छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो बनाते हैं वो लॉरा मिचेल से, ठीक है। एंड दे आस्क अस स्पेसिफिकली कि तुम यही बुक पढ़नी है, इस बुक से इधर उधर गए तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टेज में, ठीक है। तुम स्टेज इवन इतना कि तुम्हारा स्टेज फेल हो जाएगा, ठीक है, इवन अगर तुमने उस तरह के मुताबिक पॉइंट्स लिखे हुए भी हैं, अगर वो लॉरा मिचेल वाले पॉइंट्स नहीं तो ये हो गया। फिर अच्छा अब हम लोग क्या होता है कि हम लोग चलो शुरू हो जाते हैं लॉरा मिचेल पे। अब ऑब्वियसली हमने कोई सारी बायोलॉजी तो हमने पहले से नहीं पढ़ी ना, तो हम लॉरा मिचेल पे शुरू हो जाते हैं। अब हमने कहते हैं यार ये 5 से 10 चैप्टर तो हमने लॉरा मिचेल से कवर कर लिए। प्रेप्स जब आती है हम ये सोचते हैं ना, हम कहते हैं चलो अभी 5 से 10 चैप्टर्स हमने लॉरा मिचेल से कर लिए, चलो अभी बाकी ये भी लॉरा मिचेल से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स अकॉर्डिंग टू देम पेपर आपका लॉरा मिचेल से आएगा, जो कि बात बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हम जब पेपर के लिए बैठते हैं पेपर आ जाता है बालाजी से, जो कि इस दफ़ा हुआ काफ़ी लोगों के साथ जिन लोगों ने लॉरा मिचेल से अटेम्प्ट किया था, तो उनके जिनने लॉरा मिचेल पढ़ी थी उनसे अटेम्प्ट किया, उस तरह अटेम्प्ट किया था पेपर, तो उनके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा तुम लोगों को कि देखो ऐसा करो, जब स्टेजेस हो ना, जो मैंने खुद किया था वो मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि अब लेट्स सपोज ग्रोथ के मुताबिक तुम लोगों का कोई स्टेज आए, ठीक है, ग्रोथ का यूनिट है उसके मुताबिक भी आपका स्टेज आया है, तो आप इस तरह करो कि जो बालाजी में चैप्टर्स है ना जो लॉरा मिचेल में सेम टू सेम इस तरह के सेम नाम है, तो आप वो बालाजी से ही करो वो चैप्टर, ठीक है। और खाली वो टॉपिक्स या वो पॉइंट्स जो बालाजी में नहीं है लॉरा मिचेल में जो लिखे हुए हैं वो रटा कर लो उधर से, ठीक है, लॉरा मिचेल से, ताकि एटलीस्ट आपके स्टेज में आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे और आप अच्छे खासे नंबरों से पास हो जाओगे, या इवन टॉप 3 या 4 में भी आ सकते हो। और दूसरा ये है कि हमारी मैम जो है वो जब स्टेज बनाती तो वो लॉरा मिचेल की टेबल्स को ज़्यादा फोकस करती होती है। उसमें लॉरा मिचेल में छोटी छोटी टेबल्स हैं, उससे ही वो सवाल उठा के दे देती हैं या कुछ ना कुछ उससे ज़रूर उठा के देती हैं। तो अगर आप बालाजी पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा एटलीस्ट लॉरा मिचेल की टेबल साथ साथ करते जाओ,
और कुछ हम्म, ऐसे चैप्टर्स हैं अब ऐसे, जैसे एक K9 चैप्टर है, वो बायोलॉजी में इतना खास नहीं लिखा हुआ, तो वो चैप्टर आपको बिलौर हमेशा से खामा खा करना होता है। मैंने इवन जब प्रॉफ के लिए मैंने इस तरह किया था कि मैंने मेजॉरिटी सारा बायोलॉजी की थी, दरमियान में कुछ चैप्टर जैसे थे, दो तीन चैप्टर्स थे, एक K9 वाला चैप्टर था, एक स्टार्ट में एक चैप्टर है, ये कुछ चैप्टर्स थे वो मैंने फिर इधर से किए थे, लॉरा मिचर से किए थे। और प्लस ये जो आपके क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के जो चैप्टर्स हैं, वो मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा लॉरा मिचर को एक दफ़ा रीड दे देना इफ यू हैव टाइम फॉर, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि दूसरे जो टॉपर्स हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती रहती थी, तो उनने काफ़ी हद तक लॉरा मिचेल भी निसारी की थी, बालाजी एंड लॉरा मिचेल। तो वो बंदे को एग्जॉस्ट करने वाली बात है, अगर तुम एक बुक फॉलो करो बस उसी को फॉलो करो, मैं तो ये कहूँगा पर्सनली। बाकी हम्म। अल्लाह के हाथ में क्या क्या होता है। ओके डॉक्टर महत, मुझे दूसरी कन्फ्यूजन ये है कि लॉरा मिचेल और बालाजी में की कंटेंट में इतना फ़र्क है कि मतलब पेपर जो है ना बालाजी से मतलब हो सकता है और फिर लॉरा मिचेल से नहीं होता। यार कह सकते हो, ठीक है, मतलब इस तरह है कि लॉरा मिचेल में कुछ टॉपिक्स होते हैं, एक ही चैप्टर में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बालाजी में नहीं होते, तो वो अब तुम्हारी किस्मत है कि यार क्या पता वो वाला टॉपिक उस पर सवाल आ जाए, ठीक है। तो इस तरह फिर बंदा थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, कहते हैं कि यार ये चीज़ तो बालाजी में नहीं थी, अब मैं क्या करूँ। तो इवन कुछ टाइम इस तरह होते हैं कि वो दोनों ना बालाजी से कोई सवाल आते हैं, ना लॉरा मिचेल से आता है, तीसरी जो लॉन्ग बुक है प्रॉफिट, उससे सवाल उठा के आ जाते हैं, जो कि हमारे पेपर में भी आया था प्रॉफिट से। लेकिन हम लकी इस बात पे थे कि वो सवाल जो था वो पास पेपर का था, तो एक पास पेपर की बुक है किंजा, तो उसमें ये पास पेपर का सवाल लिखा हुआ था, तो हमने वहीं से सारा फिर छापा था पेपर में। सो ये है कि यार बस बालाजी में तो कहूँगा बालाजी पढ़ो, ठीक है, बालाजी में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है और थोड़ा सा अच्छी इजी वर्डिंग है मेरे ख्याल से। लॉर मिचेल थोड़ा सा न्यूज़पेपर की तरह लगता है बंदे को जब वो पढ़ रहा होता है, तो बंदे को ना याद रह रहा था ना कुछ हो रहा था, तो उसमें मैं कहूँगा कि बालाजी से ही पढ़ो। स्टेजेस के लिए थोड़ा बहुत लॉर मिचेल पढ़ लिया करो, एक बस इतना पढ़ो कि तुम्हारा स्टेज पास हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्रॉफ में मेरे ख्याल से इतना खास नहीं आता। आई एम नॉट श्योर कि इस साल वो क्या करेंगे, इस साल हमारे कॉलेज से पेपर आते हैं कि RCD वगैरह से पेपर आते हैं, लेकिन हमारे साल तक बालाजी से ही पेपर आया है। ओके डॉक्टर महत, डॉक्टर महत, अर्थ के बारे में बात हो रही है, तो आप मुझे ये बता दें कि अभी जो मार्क्स की बात हो रही थी ना, कि मतलब ये आपकी क्लास के लोग ज़्यादातर अर्थ में उन्होंने कम मार्क्स लिए ना, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी मतलब वो मसला था, वो स्ट्रेस थे, उस वजह से सप्लीज भी आई है, इसकी क्या वजह है? यार वजह तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स में खास उनने कोई खास उनकी तरफ से कोई मसला नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स अपनी अच्छी खासी पढ़ाई की है, सब कुछ उन्हें पढ़ के गए हैं, और ऐसे ऐसे लोगों की सप्ली आई है वाइवास में, ठीक है, थ्योरी में उनके अच्छे खासे नंबर हैं, और वो थ्योरी में एटलीस्ट लोग पास हैं, और वाइवास में सब नहीं आई, तो आई डोंट नो उन शायद हम टीचर्स के मुताबिक अपने आप को वो नहीं कर पाए सही। लेकिन आई डोंट नो यहाँ पर सही, क्योंकि मैं खुद बड़ा शौक था जब मैंने देखा कि यार औरतों में हमारे क्लास की कोई 3 और 4 सप्लीज है वाइवास में, और इवन सब को छोड़ के जो हमारी क्लास की जो सबसे हाईएस्ट नंबर भी ना औरतों के वाइवा में, वो आई गेस 150s में से आउट ऑफ 200, और बाकी अगर कॉलेजेस के आप देखो तो उनके 180s 190s में, ठीक है। तो इससे आप कंपैरिजन लगा सकते हो कि ऐसा हमारे उसमें उनके और हमारे में इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं हो सकता ना, कि उनके हमसे 40-50 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं वाइवास में बाकी कॉलेजेस के। सो ये है कि यार ऑर्थो में अब मैं इस साल वालों जूनियर्स को ये रेकमेंड करूँगा कि वाइवास को लाइट मत लो। देखो सारे वाइवास मुश्किल होंगे, ठीक है, लेकिन ऑर्थो का वाइवा सबसे ज़्यादा फजूल होता है, फजूल इन सेंस मुश्किल होता है, ठीक है। उसमें ऑस की भी मुश्किल आती है और वाइवा भी आपका मुश्किल होता है। मैं ये कहूँगा कि सेफ जब जब भी आपकी बॉड रोटेशन हो रही हो तो ऑर्थो में अपना सेफ अच्छे तरीके से सीखो, इतना कि फिंगर टिप्स पे आपको रटता हो, ठीक है, सेफ ट्रेसिंग वगैरह जो होती है, वायर बेंडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो एनालिसिस होती है, ये टनाक एंड जॉनसन एनालिसिस, जो दूसरी एनालिसिस है बोल्टन एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस आप आनी चाहिए। ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बंदे को ये थोड़ा सा अच्छे आए तो फिर आई गेस वो अपना ऑर्थो का जो वाइवा उसकी आराम से एज कर सकते। अच्छा डॉक्टर महर, इसमें इसी में थोड़ा सा मेरा भी पॉइंट था, फॉलो अप था कि ये जो इशू है वाइवा का, जो जितने सप्लीज हुए यहाँ पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली फाइनल ईयर में अराउंड 1200 टोटल मार्क्स होते हैं से, वो और थर्ड ईयर में 800 थे, तो इसमें काफ़ी वेटेज वाइवा में भी है, तो कितना मतलब कितने मार्क्स होते हैं टीचर्स के पास? और 100 मार्क्स का आपकी थ्योरी होती है, ठीक है, और 200 मार्क्स का आपका वाइवा एंड ऑस्की होता है,
एंड दिस डेट मुझे नहीं पता कि इनने वाइवा उसकी के मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वायर बेंडिंग का सेक्शन है उसके 15 टू 30 मार्क्स हैं, सेफ जो हैं उसके आई गेस 50 टू 60 मार्क्स हैं। अच्छा, हमें लास्ट में इनको पता चल गया था कि इन हमारा जो इंटरनल एवेल्यूएशन है जिसमें स्टेजेस, अटेंडेंस, वार्ड अटेंडेंस वगैरह जो सब कुछ आता है, इसकी 30 मार्क्स है इसकी वेटेज। तो इसको भी लाइट मत लें, स्टेजेस फेल मत करो एटलीस्ट मैं कहूँगा, क्योंकि 30 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ है यार। अब 30 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको लाइट मत लो। 30 मार्क्स इसके हो जाते हैं, बाकी 50-60 आपके वाइवा के हो जाते हैं, 80 टू 90 मार्क्स आपके ऑस्की के होते हैं इसमें, ठीक है। तो पर स्टेशन आपके आई गेस 10 मार्क्स होंगे, और हमारी ऑस्की बहुत मुश्किल बनाई थी इन्होंने। इतनी इतनी मुश्किल थी कि इवन जो टीएमओज वहाँ फिर रहे थे ना, वो भी कहते कि यार इनके आंसर्स तो हमें नहीं आते, तो हम आप लोगों को कैसे बताएं ना। तो ये था कि अब पता नहीं है इस साल अल्लाह खैर करे तो लोगों के लिए। अच्छा, इसी में से मतलब अगर ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता हमें भी इस तरह के टफ स्टेशन से आ जाएं, तो हम कौन सा ऐसा कंटेंट देख लें, या फिर कौन सी ऐसी टेक्स्ट बुक अपनी टेक्स्ट बुक से मतलब हो जाएगा, मतलब उससे तो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते नहीं नहीं, हाँ, ये जो चीज़ें हमारे उसमें थी ना, उसमें मेजॉरिटी चीज़ें हमारे टेक्स्ट बुक से ही आई थी, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा साइड में जो हम जिस पे फोकस नहीं हमने ज़्यादा किया था उनसे उठा के ले आए थे। और कुछ और उसके स्टेशन थे, मुझे खास याद नहीं, लेकिन कुछ स्टेशन थे जो कि बड़े रैंडम से थे, फजूल थे। उसका ना तुम अगर कोई जितनी भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ लो तो उससे भी तो उसका आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वो बस फिर अल्लाह के हाथ में होते वाले उस तरह के स्टेशन होते हैं। बाकी बस सेल्फ सेल्फ ट्रेसिंग को सब कुछ सही कर लो, क्योंकि सेल्फ की जब तुम्हारा लॉन्ग वाइवा जो लॉन्ग केस होता है तुम्हारे सेल्फ भी होता है, ठीक है। तुम अपनी पूरी टीपी उस पे बनाते हो, तुम्हें एक केस पूरा मिलता है, तुम्हें एक सेल्फ मिलता है उसके, तुम्हें उसकी एक्स्ट्राऑरल इमेजेस मिलती हैं, तुम्हारा मतलब सब कुछ तरीके तकरीबन एक में केस मिलता है, तुमने उसकी ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है। तो तुम चार तुम्हारे आई गेस 4 वाइवास होते हैं, ठीक है। तुम पहले एक टीचर के पास जाओगे, वो तुम्हारी रीडिंग्स देखेगा, ठीक है, और तुम्हारे कीनाइन रिलेशन, मोलर रिलेशन तुमने क्या क्या उसमें लिखे। फिर तुम उसके बाद डॉक्टर सऊद में हमारे पास बैठे थे, उनने फिर ये सेल्फ की ट्रेसिंग को सब लिखा था कि तुमने वो नहीं लिखा कि नहीं लिखा। फिर वो तुमसे पूछते हैं कि तुमने पेशेंट को डायग्नोज करो ना, कि उसको क्या है, क्लास 2 है, क्लास 1 है, क्या प्रॉब्लम है उसको, ओवरजेड ओवरवेट है। फिर तुम आगे जाते हो, एक और हमारे इंटरनल वाइवा डॉक्टर एहसान लेते हैं, वो प्रॉब्लम लिस्ट तुमसे पूछते हैं कि इस पेशेंट में क्या क्या मसले हैं, ठीक है, तुम्हें क्या क्या नजर आ रहे हैं, तुम उसको क्या क्या बताओ। तुम वो प्रॉब्लम लिस्ट बताते हो, तो फिर नेक्स्ट में एंड में तुम एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाते हो और उसको तुम इसकी ट्रीटमेंट प्लान बताते हो कि तुम इसमें कैमोफ्लेज करोगे, तुम ऑल 4 एक्सट्रैक्ट करोगे, तुम क्या तुम्हारी ट्रीटमेंट प्लान है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, तो ये तुम्हें फॉलो करने होते हैं, एंड इसी के थ्रू फिर तुम्हें मार्क्स भी मिलते हैं। सही। अच्छा, इसी के साथ अब मैं चाहता हूँ ओरल मेथड ऑफ टेस्टिंग सेटिंग की तरफ जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा, मैंने जो टेक्स्ट बुक हमारी देखी कंटेम्प्रेरी, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, उसमें चैप्टर्स बहुत कवर करने को। 5 चैप्टर्स तकरीबन मैंने देखे, 99 पेजेस पे एक चैप्टर है। तो इसको किस तरह आप कवर करने का कहेंगे, या क्या रिकमेंडेशन है सब? अच्छा यार, देखो वो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाली बात ना, कि कंटेम्प्रेरी जो है ना, कंटेम्प्रेरी लगती बहुत बड़ी है, लेकिन आई थिंक सर्जरी मेरे ख्याल से वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ फाइनल ईयर है, ठीक है। मेरे पर्सनल ओपिनियन, मुझे एंडो भी अच्छी नहीं लगी थी, और ना मुझे ऑर्थो अच्छी लगी थी। पीट्स थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन वो भी थोड़ा सा रट्टा बहुत ज़्यादा उसमें। तो सर्जरी ये है कि सर्जरी में मेरे सामने उसका कंटेंट्स है ना, तो जिस तरह फर्स्ट यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरीज में, ये प्री ऑपरेटिव हेल्थ स्टेटस वगैरह, ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं। फिर एक्सोडोंशिया वाला जो है ना, इसमें आपने खाली तस्वीरें देख लिया करो, ये जो फुल यूनिट है, ठीक है, मैं फुल यूनिट की बात कर रहा हूँ। जो तस्वीर होती है ना, बस उसी को पढ़ लिया करो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि इसमें क्या लिखा है। बाकी पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं होती, इवन याद करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा एक्सोडोंशिया हो जाता है। फिर नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारा ये उसमें आता है ये क्या कहते हैं, प्री प्रोस्थेटिक वाला। प्रोस्थेटिक, बिल्कुल। प्री प्रोस्थेटिक जो है वो मैंने खास उसको मैंने नहीं दिया था, काइंड ऑफ चॉइस पे छोड़ा हुआ था मैंने, लेकिन ये कर लो तो बेहतर है। इसमें से एक सवाल हमारे पेपर में आया था, पास पेपर वाला, तो मैंने बस वही याद किया था। और बाकी कुछ इसमें भी इमेजेस, तस्वीरें बनी होती है, उसी तस्वीरों के नीचे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो मैंने बस वही रीड दे दी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इम्प्लांट्स वाला। इम्प्लांट्स का ये है कि यार इम्प्लांट्स क्या, डॉक्टर अता की स्लाइड्स हैं, ठीक है, तुम लोगों को मिल जाएंगे, कि शेयर हुई होंगी तुम्हारे ग्रुप्स में भी। तो उसकी उनकी स्लाइड्स हैं आई गेस 45 टू 50 स्लाइड्स हैं बस, और ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में। तो हमारी क्लास के जो थोड़े से पढ़ाकू लोग थे, उन लोगों ने ये इम्प्लांट्स का चैप्टर भी पढ़ लिया सारा, ठीक है, रट्टे मार लिया उसमें। मेरे पास टाइम नहीं था, सफ़ा बात है, बस टाइम नहीं था, तो मैंने बस खाली इम्प्लांट्स की जो सर की स्लाइड्स थी वो कर ली। फिर इसके बाद जो बाकी जो चैप्टर्स हैं ना, वो डॉक्टर मुस्लिम ने पढ़ाए हैं या पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है, हमें डॉक्टर मुस्लिम ने पढ़ाए थे।
इसमें एक वो कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शंस और सिंपल इन्फेक्शंस हैं, वो डॉक्टर उसने पढ़ाए थे हमें, डॉक्टर बशीर ने। तो वो यहीं बुक से कर लो, ठीक है, वो बहुत बेसिक है। उसमें सिंपल हेडिंग्स के नाम याद रखो। तुम ये जो बात करो ना कि 99 पेजेस 80 पेजेस हैं, ये पेजेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें खाली आप लोगों ने हेडिंग्स याद करनी होती हैं। मतलब उसके नीचे जो पैराग्राफ में लिखा होता है वो याद करने की जरूरत नहीं होती। वही वाली मेरी बात, बस जो आपको बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो आप उसको अंडरलाइन कर लो, और बाद में आप खाली वही लाइन पढ़ो, फिर पूरा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद जो डॉक्टर मुस्लिम की जो लेक्चर स्टार्ट होते हैं ना, जिसमें ये कैंसर वाला चैप्टर है, बायोप्सी वाला चैप्टर है, और पैथोलॉजिकल लीजन्स वाला चैप्टर्स हैं, ये मैंने सारे के सारे डॉक्टर मुस्लिम की स्लाइड से किए थे, ठीक है। और डॉक्टर मुस्लिम की स्लाइड्स इतनी मजे की हैं कि वो इस तरह होती हैं कि कॉन्टेम्प्रेरी ही उनने पिक किया है, ठीक है, अपनी स्लाइड्स में, लेकिन उनने क्या कि खाली पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है, जो बहुत सिंप्लीफाई कर देते चीज़ को, और एक समरी काइंड ऑफ है सारे चैप्टर की। मतलब अगर चैप्टर 400 लाइंस या 500 लाइंस होगा तो सर ने उसको 100-200 लाइंस में लिख लिया होगा, इस तरह काइंड ऑफ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर तुम सर की स्लाइड्स से याद नहीं कर सकते तो मैं ये कहूँगा लैपटॉप में सर की स्लाइड्स खोल लो और साथ में कॉन्टेम्प्रेरी खोलो, और सर ने जो जो पॉइंट अपने स्लाइड्स में लिखे हैं तुम वही वाले पॉइंट्स बुक में मार्क करते जाओ, और बाकी सबको क्रॉस क्रॉस करते जाओ। मेरी क्लास में काफ़ी लोगों ने इस तरह भी फिर किया था, ताकि इनके लिए चीज़ सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि ये चैप्टर जो है ना डॉक्टर मुस्लिम की साइड से कर लो तो काफ़ी शॉर्ट भी हो जाते हैं और काफ़ी सिंप्लीफाइड भी हो जाते हैं। बाकी फ्रैक्चर्स वाले जो चैप्टर्स हैं, फ्रैक्चर्स के जो चैप्टर्स हैं डॉक्टर बशीर के और डॉक्टर अता की स्लाइड से कर लो, वो भी बेसिक है। डॉक्टर ये तुम लोगों का खामखा इस पे एक स्टेज आएगा, तो बंदा वो स्टेज की एक दफ़ा पढ़ लेता है तो फिर बंदे को अच्छे तरीके से याद रहते हैं। और डॉक्टर बशीर अपनी क्लास में भी खामखा इसको इतना बार बार रिपीट करवाते हैं, तो बंदे को ये फ्रैक्चर्स वाली चीज़ अच्छी तरीके से याद रहती है। और TMJ वाले जो चैप्टर्स हैं वो पे डॉक्टर तारिक की स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो डॉक्टर तारिक की स्लाइड्स हैं वो अपने लिए प्रिंट आउट करते हो या लैपटॉप से पढ़ते हो, मोबाइल से पढ़ते हो, तो वहाँ से कर लो। तो देखो, हाफ हाफ कोर्स जो है ना वो तो मैंने स्लाइड से की है कॉन्टेम्प्रेरी का, या हाफ से ज़्यादा तुम कह सकते हो। और बाकी जो चैप्टर्स थे उनकी मैंने इमेजेस की थी उसकी, ठीक है। कुछ चैप्टर्स थे वो मैंने हेडिंग्स जिसकी कुछ पढ़ ली थी, किसी में इमेजेस की थी, तो इतना मुश्किल नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें लिखी हुई हैं, वही जो तुम बोर्ड में करते हो, जिसमें एक्सट्रैक्शन करते हो, जो तुम टेक्निक्स अप्लाई करते हो, तो वही चीज़ें यहाँ कॉन्टेम्प्रेरी में लिखी गई हैं। और बाकी वार्ड जो जब हमारा हो रहा हो ना, तो डॉक्टर तारिक ऊपर, जब फ्राइडे के दिन हमारा होता था तो हम ऊपर वार्ड जाते थे, तो डॉक्टर तारिक जो बातें करते हैं ना, तो उससे ज़्यादातर तुम्हारा TMJ वाला चैप्टर भी अच्छा खासा हो जाता है। उसमें इतनी अच्छी तरीके से सर समझाते तरीके बातें कि बंदे को वो वाला चैप्टर भी हो जाता है। तो मैं कहूँगा सर्जी से फिलहाल टेंशन ना लो, ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। डॉक्टर साहब, इस तरह के सीनियर ने रिकमेंड किया था, वो फ्रैक्चर्स के लिए एक बुक था, ब्लू सा कवर था उसका, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ हमारे क्लास में उसके पास भी था, पढ़ भी रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या राय? यार मैं कहूँगा जो अगर तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, अगर तुम अपने बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पोस्ट ग्रेड वाला पढ़ना है तुमने, तो हाँ खामखा पढ़ो। मेरे पास तो ना मैंने वो बुक ली और ना कभी उसका मुझे नाम भी पता है। मुझे पता है हमारी क्लास में भी काफ़ी लोगों ने वो बुक ली थी, काफ़ी नहीं तो मतलब जिनको मैं जानता हूँ उनमें से कुछ लोगों ने तो ली थी वो बुक, लेकिन वो भी जो मेरे दोस्त थे तो उनने खाली बस एक बुक एक्स्ट्रा रखी हो तो थोड़ा सा दिल खुश होता है, वो इस तरह लेते, पढ़ी कभी उनने भी नहीं है, बस खाली शेल्फ पे पढ़ी होती तो दिल खुश होता था कि चलो हमने ये किताब ली भी है। और कुछ टॉपर्स जो फ्रैक्चर्स वो पूरा डेप्थ में उधर से भी पढ़ा हुआ था। आई थिंक सो कि डॉक्टर बशीर और दूसरे के डॉक्टर अता की स्लाइड्स जो हैं मोर देन इनफ है फ्रैक्चर्स करने के लिए। जो सवाल आते हैं ना वो बिल्कुल डॉक्टर अता की स्लाइड्स वाले सवाल होते हैं, बिल्कुल लाइक उसी से तुम्हारा सारा आराम से हो सकता है। इसके साथ मैं चाहता हूँ कि अभी हम अच्छा, और एक एक्सप्लोरेशन से आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप वाइवा भी डिस्कस कर लें कि उसमें क्या इश्यूज होती हैं, या फिर किस तरह का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वाइवा चैलेंजेस सर्जरी का वगैरह। वाइवा, अच्छा सर्जरी का वाइवा जो था ना उसमें तुम्हारे पास आई गेस 40 to 50 मार्क्स होते हैं तुम्हारे एक्सट्रैक्शन करने के होते हैं, ठीक है। अब ये मत अभी से दिमाग मत डालो कि यार मुझसे एक्सट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी, मैं हाथ मेरा काम पर होगा क्या होगा, उसमें तुम्हारा वो नहीं देखते कि तुमसे एक्सट्रैक्शन हुई है कि नहीं हुई। खाली एक्सट्रैक्शन के जो प्रोटोकॉल्स हैं ना वो फॉलो कर लो, एंड उसी से तुम्हें मार्क्स तकरीबन हाईएस्ट मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, चाहे तुम्हारा दांत निकलता है नहीं निकलता। क्योंकि अब हम लोग एक दिन में 40 बंदे थे जिनकी एक्सट्रैक्शन थी, मेरी एंड में एक्सट्रैक्शन आई भी नहीं थी, तो मैंने बस खाली सर को फिर आगे जाके अपना सारा प्रोटोकॉल एक्सप्लेन किया था, सारा कुछ सब कुछ बताया था कि फिर सर ने मुझे 3-4 सिनेरियोज बोले थे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या इस तरह चीज़ें हो जाएं तो वो तुम्हें वो तमाम होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो तुम उसको किस तरह डील करते हो, वो सब कुछ ये हो गया। बाकी ऑस की जो तुम्हारी होती है ना, ऑस की
अच्छी आसान आती है, इतनी मुश्किल नहीं होती। कभी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, किसी दिन आसान आ जाती है। बेसिकली एक्सरेज पढ़े होते हैं, ठीक है। एक हमारा GSC स्केल होता था कि क्या वो ग्लासगो कोमा स्केल जो है, एक वो हमारा पढ़ा था, उसकी रीडिंग देनी थी। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े होते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे वाइवा से पहले जब तुम लोग जाओगे ना, तुम सारी तस्वीरें तुम्हें मिल जाती हैं वाइवा से पहले। हर साल इसी तरह होता है। वो अब सीनियर्स पे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, बस वही तस्वीरें बंदा पढ़ लेता है और उसी से अच्छी खासी उसकी हो जाती है। तो मैंने देखो, एक एक्सरेज हो गए, 2-3 इंटरेक्टिव स्टेशन होते हैं, उसमें मेजॉरिटी डॉक्टर मुस्लिम, डॉक्टर अतार, डॉक्टर तारिक की सारे बैठे होते हैं। एक में इम्प्लांट्स पड़े हुए थे हमारे, उसमें डॉक्टर अताब बैठे हुए थे। एक में फ्रैक्चर था, एक में बायोप्सी थी, एक हमारा उसमें TMJ एनकाइलोसिस का वो था, स्टेशन था। एक में इंस्ट्रूमेंट्स थे, और इसी तरह बस छोटे छोटे वो थे, स्टेशन थे। तो उसकी इतनी मुश्किल नहीं थी, वाइवा भी इतना मुश्किल नहीं था। तो मैं कहूँगा सर्जरी के वाइवा उसकी भी इतनी मुश्किल नहीं होती, होती है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती। सही सही सही। अच्छा, प्रॉस्पेक्ट के बारे में आप हमें बता दें, लेकिन प्रॉस्पेक्ट में जाने से पहले हम मुझे ये बता दें कि जब मैं फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली सीडी हम बनाते हैं ना, तो अगर मैं तकरीबन मैंने सीडी पढ़ी हुई भी है तकरीबन, लेकिन FPDs जो है ना वो हमने मतलब वो बोर्ड में नहीं करते ना, मतलब क्राउन वगैरह हम नहीं बनाते। तो किस तरह उसको पढ़े, मतलब उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे लिए कि मतलब उसको फॉलो करें और उसको पढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह मसले दरपेश होता है। ठीक। अच्छा देखो यार, प्रोस्तो को तुम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हो, ठीक है। एक पहले CD कवर करता है, दूसरा FPD एंड तीसरा तुम्हारा RPD कवर करता है। CD के लिए जो मैंने बुक पढ़ी थी वो है नलास्वामी, ठीक है। लेकिन आई विश मैंने मनापिलील पढ़ी होती, क्योंकि मेरे ख्याल से मनापिलील थोड़ी सी आसान है। अब मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ी थी मनापिलील एंड में, 1-2 चैप्टर मुझे वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी लगी थी। लेकिन आई कांट इस तरह नहीं कह सकते ना कि यार अब सारा मनापिलील ही पढ़ो, अब मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि मनापिलील थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी है। CD से मैं स्टार्ट लेता हूँ। CD में देखो इस तरह है कि नलास्वामी में एक चीज़ जैसे सेकेंडरी डिप्रेशन है, ठीक है। CD का जब ले तो उसकी कोई 5-6 टेक्निक्स बताई होती हैं, 5-6 से ज़्यादा टेक्निक्स बताई होती हैं। तो तुम लोगों को उस वाली पे फोकस करना है जो तुम एक तो वार्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और एक जो तुम्हें क्लास में पढ़ाई जा रही है। अगर वो दोनों सेम है तो उसको एक ही टेक्निक करो, अगर वो डिफरेंट है उन 2 टेक्निक्स को ज़्यादा कर लो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा CD का कोर्स बहुत कम कम होता जाता है, ठीक है। इसी तरह आर्टिकुलेटर्स हैं, 10,000 आर्टिकुलेटर्स नलास्वामी में दिए गए हैं, जो तुम्हें बस एक हेनॉय आर्टिकुलेटर के बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह बेसिक चीज़ें जो तुम्हारे वार्ड में पढ़ाई जा रही हैं और तुम्हारे क्लास में तुम्हें पढ़ाई जाती हैं, तो इससे तुम्हारा कोर्स काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। फिर दूसरा जब तुमने बोला ना FPD का, तो FPD का यार तुम सही कहते हो कि ना हमें कभी ग्राउंड प्रेप सिखाते हैं सही तरीके से, ना हमें कुछ करवाते हैं। हाउस जॉब में बंदे को डायरेक्ट पेशेंट के सामने बिठाते थे कि चलो ग्राउंड प्रेप करो इसका, तो वो बनने के लिए थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन मैंने FPD के लिए किया था कि मैंने हमारे सीनियर्स हमें कहते थे कि डॉक्टर आसिफ की स्लाइड्स हैं वो भी पढ़ो, डॉक्टर अकबर खलील की स्लाइड्स हैं वो प्रिंट कर लो, वो भी याद करो। और पता नहीं एक और तीसरा बंदा कौन थी, बंदा या बंदी जो भी, उसकी स्लाइड्स वो भी करो ना। तो मैंने कहा था यार इतना ज़्यादा कोर्स मुझसे नहीं हो सकता। मैंने FPD की स्लाइड डॉक्टर अकबर खलील की प्रिंट आउट कर ली थी, ठीक है। एंड वो हमारे साल से पहले जो साल था उस टाइम तक मोर देन एनफ, क्योंकि सारा पेपर उसी से आता था। लेकिन हमसे जो सीनियर थे उनका पेपर थोड़ा सा बुक से भी आया था, तो हम लोगों को उनने थोड़ा सा वो कर लिया था कि यार तुम लोग ऐसा करो कि थोड़ा सा बुक भी पढ़ लेना साथ। तो मैंने मुझसे FPD जब मैं देखता था नलास्वामी में, तो इतनी ज़्यादा थी कि यार मेरे पसीने छूट जाते थे। मैं कहता था कि ये तो मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने ऐसा किया था कि डॉक्टर आसिफ की कोई 4-5 जो है ना टॉपिक्स की स्लाइड्स हैं, तो उनका एक टॉपिक है ट्रूथ प्रिपरेशन वाला, तो उनकी स्लाइड्स में थोड़ा सा डेप्थ में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था ट्रूथ प्रिपरेशन को। तो मैंने वही जो पॉइंट्स थे वो मैंने डॉक्टर अकबर खलील की स्लाइड्स पे लिख लिए थे अपने लिए, ताकि पेपर के दिन मुझे ऐसा ना हो कि मुझे डॉक्टर आसिफ की स्लाइड्स भी खोलनी पड़े, फिर डॉक्टर अकबर खलील की स्लाइड्स भी खोलनी पड़े। तो मैंने उसी को, क्योंकि डॉक्टर अकबर खलील की स्लाइड्स में अगर खाली हेडिंग दी होती थी, तो डॉक्टर आसिफ की स्लाइड्स में उस हेडिंग के नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होता था। मतलब जैसे मार्जिन वगैरह हैं वो थोड़ा सा अच्छे एक्सप्लेन किए हुए थे, और थोड़ा सा प्रिंसिपल्स जो हैं बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के वो थोड़ा सा अच्छे एक्सप्लेन किए हुए थे। बाकी हमारी क्लास में हर बंदे ने डिफरेंट टेक्निक चुनी थी। कुछ लोगों ने पूरी FPD पढ़ी थी नलास्वामी से, ठीक है, पूरी की पूरी FPD, और कुछ लोगों ने डिफरेंट स्लाइड्स पढ़ी थी। एंड में मुझे एक कोई 20 स्लाइड्स मिली थी, वही मैं या के साथ शेयर कर लूँगा, तो अपनी क्लास में शेयर कर सकते जहाँ भी। बस वो 20 स्लाइड्स पे मैंने एंड में 3 डेज में पढ़ी थी, और उन 20 स्लाइड्स से मेरे 4-5 MCQs भी हो गए थे, और एक पूरा सवाल हमारे पेपर में मेरा उससे हुआ था, उस 20 स्लाइड से ट्रूथ प्रिपरेशन का वो सवाल था। तो वो मेरे ख्याल से FPD पूरा कवर कर ली थी मेरे ख्याल से, ट्रूथ प्रिपरेशन वाला जो चैप्टर है।
बाकी इतना डेप्थ में एफपीडी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार बस 3 पूरे सेक्शन है, ठीक है, ये कवर सी एफपीडी एंड आरपीडी। सो कहूँगा सबको इक्वल इक्वल टाइम दो। तीसरा लास्ट में तुम्हारा आरपीडी रह जाती है, तो आरपीडी तुमने थर्ड ईयर में भी की हुई है, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बंदे को वहाँ से हो जाता है। और आरपीडी के लिए डॉक्टर अबू खलील की स्लाइड्स इज मोर देन एनफ, ठीक है, यू कैन इजीली एस आरपीडी विद डॉक्टर अबू खलील स्लाइड्स। तो आई थिंक सो वो कर लो 500 स्लाइड्स इन डॉक्टर अबू खलील की स्लाइड्स मैंने 2 दिन में कवर की थी कि 3 दिन में 500 स्लाइड्स कवर की थी, एक फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट गो में। तो वो बंदा वहाँ से आराम से कर लेता है। उसमें साथ में जो रिकमेंडेड बुक है डॉक्टर अबू खलील जो तुम्हें बोलेंगे वो है मैक्रैकन, ठीक है। मैक्रैकन भी अब कुछ टॉपर्स ने जो बाकी हमारे पिछले साल के टॉपर्स थे उनसे भी पूछा था, तो वो उस बुक से भी उसने 5-6 चैप्टर्स किए थे। अब लेकिन मैंने वो चैप्टर्स खोले तो वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, तो मैं नहीं कर पा रहा था वो। तो अब वो हर बंदी की अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है कि यार किसने कितना करना है। तो मैं कहूँगा बस थोड़ा स्पेसिफिक ही रहो, ज़्यादा ना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जब 3 दिन तुम्हारे पास आते हैं ना, तो 3 दिन में तुम्हारा खाली सीडी कवर नहीं हो रहा होता। मुझे याद है कि मेरे दोस्त हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो हम सब एक दूसरे को कहते यार ये तो हमसे खाली सीडी नहीं कवर हो रहा, तो एफपीडी आरपीडी का भी क्या करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यार जितना उतना पढ़ा करो ना कि तुम 3 दिन में वो कवर कर सको, वो जो आखिरी 3 दिन होते हैं। अक्सर फिर बंदों ने मतलब इतना ज़्यादा पढ़ा होता है लेकिन आखिरी 3 दिन में उनको टाइम नहीं होता, तो फिर सारी चीज़ चॉइस पे छोड़ होते, फिर क्या फ़ायदा हुआ यार तुमने इतना जो पढ़ा था, अगर तुम आखिरी 3 दिन में कवर नहीं कर पा रहे ना। तो मेरे ख्याल से स्मार्ट स्टडीज़ के लिए फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन कामों के लिए। ओके, अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट सर कौन सा सब्जेक्ट है फिर? आई गेस पीट्स। पीट रह गया है। पीट्स। तो डॉक्टर मार पीट्स का भी बता दें उसके साथ साथ, मेरे ख्याल से अच्छा, फाइनल में ये सब प्रोस्तो की मैं वाइवा भी बताते जाऊँ कि वाइवा। प्रोस्तो में 40 मार्क्स आई गेस 40 to 50 मार्क्स हमारे टीच सेटअप के होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बस जुबानी ये काइंड ऑफ हम कह लो कि तुम्हारे मार्क्स होते हैं, वो तुम जिस तरह भी टीच सेटअप कर लो उससे कुछ खास फर्क नहीं होता, बस इतना कोशिश करो कि तुम्हारे एटलीस्ट मोलर टू मोलर लगे हों, अपर लोअर, ठीक है। वो भी नहीं होता तब भी खैर इतना मसला नहीं है। और लोग बहुत टेंशन लेते हैं टी सेटअप की, हम लोगों ने भी बहुत टेंशन ली थी यार टी सेटअप क्या करेंगे कैसे होगा। लेकिन वो 1 घंटा मिलता है, हर बंदा टेंशन में होता है, लेकिन उस 1 घंटे में बंदे में इतनी टेंशन होती है कि वो बस लगा ही लेता है किसी ना किसी तरह था। और ऑलमोस्ट हमारे क्लास के मेजोरिटी लोगों ने मोलो टू मोलो लगा लिए थे, कुछ लोगों से रह गए थे लेकिन मेजोरिटी के लग गए थे। और ऑस की जो है ऑस की टेंशन ना लो, बहुत ईजी होती है। और वहाँ जो टीमोज वगैरह होते हैं वो भी काइंड बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो अगर तुम बहुत किसी में फंस रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे, सर कर लेंगे, सो बहुत ईजी रहता है उसकी। ठीक। इसी के बाद नेक्स्ट जो है लास्ट सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से पीट्स। पीट्स का भी आप काइंडली बता दें उसके रिकमेंडेड बुक्स और उसकी रोटेशंस वगैरह। अच्छा, पीट्स की यार कोई रिकमेंडेड बुक तो नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, कोई चर्चिल वर्चल शायद नाम था उसका, लेकिन हमारी पूरी क्लास ने डॉक्टर हाशिम की स्लाइड्स की हैं। वो खाली हमारी क्लास नहीं, हमारे सारे सीनियर्स जूनियर्स को भी नहीं कह सकता, लेकिन सीनियर्स जितने भी थे 3-4 साल हमारे से जो सीनियर थे सब ने यही किया है। तो डॉक्टर हाशिम की स्लाइड्स हैं, 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें 15 to 16 चैप्टर्स हैं। उसमें कहूँगा कि सारे के सारे प्रिंट आउट करा लो अपने लिए। और पीट्स की टेंशन तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मत लो, अगर तुम्हारे पास एक हफ्ता है ना, यू कैन इजीली कवर पीट्स इन 5 to 7 days, दैट्स इट आई थिंक सो। और बाकी पीट्स का वाइवा भी तुम्हारी इसी स्लाइड से आएगा, ठीक है। वाइवा की बात करूँ, ऑस की नहीं, वाइवा भी तुम्हारा इन स्लाइड से आता है। तुम्हारा डॉक्टर हाशिम इतने प्रिसाइज मुझसे सवाल पूछते हैं ना कि अब लेट्स सपोज मैं तुम्हें अपनी मिसाल देता हूँ, मुझसे डॉक्टर हाशिम में बैठा होता तो मुझसे 2-3 सवाल पूछ लिए, एंड में आखिरी सवाल आया तो मुझसे डॉक्टर हाशिम कहते हैं कि अच्छा बेटा मुझे बताओ कौन सा सुपर न्यूमरी बच्चों में सबसे कॉमन होता है डिसिट्रस में। तो अब ये ऐसी चीज़ है ना कि डॉक्टर हाशिम ने अपनी स्लाइड में छोटा सा करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, तो ऐसी माइन्यूट चीज़ें भी डॉक्टर हाशिम पूछ लेते हैं, तो अपने लिए ऐसी चीज़ें थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा करो। इवन ये और इवन जो उसके एमसीक्यूज आते हैं वो भी बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स दी गई होती हैं, ठीक है, डॉक्टर हाशिम की स्लाइड्स में। तो डॉक्टर हाशिम की एक स्लाइड को प्रॉपर डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, और अच्छी तरीके से याद करना है। और दूसरा ये कि डॉक्टर पीट्स का जो स्टेज होता है ना उसको लाइट मत लो। जब तुम्हारा वाइवा होगा तो तुम्हारे वाइवा में डॉक्टर हाशिम ने तुम्हारा वार्ड की जो रिपोर्ट होती है कि तुमने कितने पेशेंट्स किए थे वो उनके सामने पढ़ा होता है, जो तुमने वार्ड टेस्ट दिए होते हैं वो सामने पढ़ा होता है, और तीसरी चीज़ हमारा स्टेज पढ़ा होता है। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज में अच्छे नंबर थे, आई गेस सेकंड या थर्ड पोजीशन थी, तो मुझसे खास मुझे तंग भी नहीं किया था और मुझसे वाइवा भी आसान ईजी पूछा था। और दूसरा ये होता है कि जो एक्सटर्नल होता है ना वो तुम्हारे एग्जाम केस के मुताबिक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी क्लास से एग्जाम केस के मुताबिक सवाल पूछा था। तो पहले मुझे लगता था ये कोई चीज़ मिथ है या इस तरह एम लोग बोलते हैं सीनियर्स, लेकिन ये भी सही है कि लेट्स किसी ने पल्पेक्टमी या पल्पोटमी की है,
तो वो जो वाइवा होता था उसी से पूछा के जाता था। अब मैंने एक्सट्रैक्शन की थी, लेकिन मैंने एक्सट्रैक्शन की थी एक रिटेन डिस्ट्रिब्यूट केनाइन क्या ऐसा कुछ था ना, तो उसके बारे में फिर वो शुरू हो गया कि यार ये क्यों तुमने एक्सट्रैक्ट किया और उसकी रीजंस क्या थे, लेकिन वो भी इतना मुश्किल नहीं था। सो इससे मत डरो कि यार तुमने एक्सट्रैक्शन किए तो यार अब आगे क्या होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सट्रैक्शन में भी मुश्किल ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, खाली लोकल एनेस्थीसिया वगैरह इस पर सवाल ज़्यादा पूछते हैं, और जिसने फिलिंग की हो तो उस पर कॉम्पोजिट पे सवाल पूछते हैं या जीआईसी वगैरह पे। बस यही सवाल होते हैं मेजॉरिटी के पास वाइवा में। ठीक, मतलब सारे, ये तो मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी ट्रू भी होगा ना जनरली, कि आप अगर स्टेज में अच्छा परफॉर्म करें, आपका जो क्लिनिकल रोटेशन की जो रिपोर्ट हो वार्ड की ओवरऑल, तो अगर वो बेहतर हो तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट होगा ना एनुअल बिल्कुल, लेकिन यार मैं ये कहूँगा पीठ से ज़्यादा फोकस करो, ऑर्थो का स्टेज पर ज़्यादा फोकस करो। बाकी प्रोस्तो वाले के साथ फिक्र नहीं करते अपने स्टेजेस का, ना ही ऑर्थो वालों को तो आप नहीं, सॉरी सर्जरी वाले का भी मुझे नहीं पता, क्योंकि उनने कभी हमारे स्टेज का रिजल्ट ही नहीं निकाला। और आखिरी कौन सा सब्जेक्ट है, ऑपरेटिव। ऑपरेटिव वाले भी मेरे ख्याल से इतना खास फोकस नहीं करते, क्योंकि मैंने ऑपरेटिव का स्टेज नहीं दी। थैंक यू महद भाई, ये तो बहुत डिटेल में सब कुछ हो गया। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, लास्ट। और नेक्स्ट सेक्शन इज, आप अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें कि टेकअवेज आपकी स्ट्रेटजी से और आपका जो अप्रोच था स्किल टेक्निक, तो आप काइंडली कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। अच्छा यार, मैं अपने जूनियर्स को यही कहूँगा कि प्रेप्स को चिल लिया करो, बहुत बर्डन के तौर पे मत लिया करो, अपने लिए साइड एक्टिविटीज़ लाजमी रखा करो, ठीक है। गो आउट, हैव फन, प्ले गेम्स यार, मतलब जस्ट डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू बुक्स, ठीक है। तुम अपने आप को जितना जितना इस चीज़ को लाइट लोगे ना, उतना ही तुम इसमें एक्सेल करोगे, ठीक है। और यही हो गया। और दूसरा ये है कि यार स्मार्ट स्टडी, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, स्मार्ट स्टडी करो और ज़्यादा तो सब पेपर अटैम्प्ट करने पर तो ज़्यादा फोकस करो। सो एंड इंशाल्लाह बाकी सबके मार्क्स भी इंशाल्लाह इस दफ़ा अच्छे आएंगे। और आई गेस दैट्स माय टेक होम के यार मैसेज जो है। Okay, last question is, your accomplishment have really inspired us all. So can you share some of your inspirational goal in the field of dentistry? I don't know कि मैंने कोई खास गोल्स रखे हैं अपने लिए, लेकिन I feel like I have two options, either to go abroad to UK and settle there, or just settle here in Pakistan, Peshawar, and set up my own clinic and try for FCPS. If I get a training program, that's good, but if not, I should focus more on my clinic side. तो यही दो हैं मेरे गोल्स, फ्यूचर गोल्स। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कोई खास है मेरे। Again, thank you for sharing all the insights, Dr. Mahad, and thank you for joining us on this Thank you, episode Dr. once You're again. welcome, you're welcome. So thank you everyone. With this, we will conclude our podcast, and we'll see you in the next episode, inshallah.